आप सबको मेरा सादर प्रणाम और मैं पूरे कांग्रेस परिवार की ओर से आप सब लोगों को छठ के महापर्व की शुभकामनाएं देती हूँ। और जैसा कि प्रणव जी ने कहा, अ, उस शक्ति से प्रार्थना करती हूँ कि हम सब लोगों को सकुशल और स्वस्थ रखे, क्योंकि आज के परिवेश में स्वास्थ्य सबसे जरूरी है। जैसा कि प्रणव जी ने बोला कि जब वेतन काटने की या फिजूल खर्ची काटने की बात आती है तो सरकार अपनी फिजूल खर्ची नहीं काटती है। ये प्रहार भी सरकारी कर्मचारियों पर, पेंशन कर्मियों पर और सबसे ज्यादा सेना के लोगों पर भी होता है, क्योंकि वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के अंतर्गत आते हैं। कोरोना महामारी के दौरान और उससे पहले भी अपने आर्थिक कुप्रबंधन के चलते अर्थव्यवस्था को सरकार ने पूरी तरह से ठप किया है और आर्थिक विनाश पर एक और प्रहार अब होने वाला है। और अभी पिछले कल एक नोटिफिकेशन आया 19 नवंबर को, और सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र, जिसको सीपीएसई सेंट्रल पीएसयूज कहते हैं, उनके कर्मचारियों के लिए जो महंगाई भत्ता होता है, जिसको डियरनेस अलाउंस कहा जाता है, उसमें होने वाली वृद्धि 30 जून 2021 तक रोक लगा दी है। और आपको ये याद होगा कि ऐसी ही रोक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पर, जिसमें कि पेंशन करता और सेना के लोग भी शामिल हैं, ये पहले ही अप्रैल में करी जा चुकी थी। कल के जो नोटिफिकेशन है, जो कल का डिसीजन है कि अब सेंट्रल पीएसयूज के कर्मचारियों की भी डीए नहीं बढ़ेगा 30 अगले साल के 30 जून तक, उससे करीब करीब 15 लाख लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। ये करीब करीब 340 केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम, जिसको सीपीएसई कहा जाता है, उसमें काम करते हैं। पहले अप्रैल के डिसीजन ने करीब करीब 113 लाख लोगों को प्रभावित किया था, और ये भी रेट्रोस्पेक्टिवली किया जा रहा है 1 अक्टूबर से ये नहीं बढ़ेगा। तो कहीं पर एक चीज सबसे पहले जरूर किसको कहते हैं, पर्सपेक्टिव में रखनी जरूरी है। डीए तो फ्रीज हुआ ही है, उसके अलावा जो इन्फ्लेशन की दर है, जो प्राइस राइज की दर है, वो करीब करीब 7.6% है। और अगर इसमें फूड इन्फ्लेशन देखा जाए तो वो 11.5% से भी ज्यादा है। तो अगर इन्फ्लेशन की दर को देखिए और डीए को फ्रीज करने की देखिए, तो कहीं पर पीएसयू कर्मचारियों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, पेंशनधारियों के लिए और सेना के वेतन में कहीं ना कहीं इससे कटौती हुई है। मेरा अपना मानना है और ऐसे बहुत विशेषज्ञों का मानना है कि जो सीपीएससी की कर्मचारियों का महंगाई भत्ता फ्रीज किया गया है, वो डूबती अर्थव्यवस्था का एक और संकेत है। क्योंकि यह स्पष्ट है कि ये सीपीएससी कोई लॉसेस में नहीं चल रहे थे, ये सीपीएससी तो अच्छे खासे चल रहे थे। इसका मतलब सीधा यह है कि ये भी पैसा नहीं कमा रहे हैं और इसीलिए इनके कर्मचारियों का महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया जा रहा है। ये साफ है कि अर्थव्यवस्था नियंत्रण से बाहर हो चुकी है और समाज का हर वर्ग परेशान है। क्योंकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, उनकी तो सुनिश्चित आय होती है। तो अभी तक तो असंगठित क्षेत्र पर ही प्रहार हो रहा था। अब आप ये सोचिए कि सरकार के कुप्रबंधन का खामियाजा जो सुनिश्चित आय वाले लोग हैं, जो जिनको रेगुलर इनकम, अश्योर्ड इनकम मिलती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, उनको भी झेलना पड़ेगा। और ये सोचकर भी परेशानी होती है कि अनौपचारिक क्षेत्र का क्या हाल होगा, जहां पे 90% से ज्यादा लोग काम करते हैं। वहां पर जो विनाश है, वहां पर जो रोजगार खत्म हो रहा है, वो अकल्पनीय है। आ, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कहीं पर सरकार ने एक बहुत मूर्खता तो नहीं कहूंगी, लेकिन ये सरकार की फिर से एक विफलता है कि ये स्टेप लेते वक्त सरकार ने नहीं सोचा कि इसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक इंग्लिश में कहावत होती है, पेनी वाइज पाउंड फूलिश। तो आपने डीए तो फ्रीज कर दिया, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि यही लोग, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो इनको पेंशन मिलती है, जो सेना में काम करते हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो पीएसयूज में काम करते हैं, यही लोग खर्चा भी कर सकते हैं। तो कहीं पर आपने सीधे सीधे उपभोग और मांग पर एक और प्रहार किया है। और ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब करने से पहले सरकार ने 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्ता, सरकार ने बुलेट ट्रेन, सरकार ने अपना जो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर होता है उसका 30% क्यों नहीं काटा। और हम बार बार ये बात सरकार के सामने उठाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है, और मैं ये पूरे सम्मान के साथ कहती हूं, कि सरकार में कहीं या तो समझ की कमी है कि बुनियादी अर्थव्यवस्था चलती कैसे, उसकी कमी है, या कहीं उनका मानने से ही इनकार है कि दिक्कतें हैं और उनके इसी कारण के चलते मांग नष्ट हो गई। और अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का, उसको पुनर्जीवित करने का सबसे पहला कदम होगा खपत को बढ़ावा देना।
एक्सक्यूज मी, जिसको कि कंजम्पशन कहते हैं, जिसको कि उपभोग कहते हैं, जब तक वो नहीं बढ़ेगा आपकी अर्थव्यवस्था सुचारू नहीं हो सकती है। और सरकार का कुछ ऐसा दंभ है, कुछ ऐसी मान्यता है कि आप जब उनके सामने आर्थिक मंदी का मुद्दा उठाइए, जब उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित करिए, तो उनका तर्क होता है नहीं जी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है, सुधर गई है, जीएसटी का रेवेन्यू बहुत अच्छा है, ग्रीन शूट्स जिसको कहते हैं वो दिख रहे हैं। लेकिन बार बार नित नए प्रमाण आते हैं और इसीलिए झूठ को छुपाया नहीं जा सकता है, झूठ ही निकल आता है और सच को छुपाया नहीं जा सकता। और इसीलिए ये पूरी तरह से साफ है कि जब आप सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता काटते हैं और उस पर रोक लगाते हैं तो कहीं पर दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। हम ये भी समझते हैं, और ये मैं पूरी जिसको कहते हैं सम्मान के साथ कहती हूं, हम ये जानते हैं और समझते हैं कि एक राज्य स्तर पर अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना अलग होता है और केंद्र सरकार के लिए ये निर्णय अलग होता है। तो शायद मोदी जी का गुजरात का एक्सपीरियंस रहा हो, क्योंकि राज्य स्तर पे आप सिर्फ जिसको कहते हैं कि जो प्रबंधन होता है वो सिर्फ वित्तीय प्रबंधन होता है, उसमें आप सिर्फ जिसको कहते हैं रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का प्रबंधन करते हैं, राजस्व का करते हैं। जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट का करते हैं तो आप मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट देखते हैं, आप एक व्यापक आर्थिक प्रबंधन देखते हैं। लेकिन ऐसा भी है कि 6.5 साल से सरकार में है और अनभिज्ञ तो नहीं होंगे इतने साल बाद, और अब अनुभव की कमी के पीछे भी नहीं छिप सकते हैं। तो कहीं पर जो भारतीय व्यवस्था अर्थव्यवस्था में गड़बड़ी है और जो मूलतः विभिन्न क्षेत्रों को समाप्त कर दिया गया है, वो इस सरकार की या तो दम्भ है या अनभिज्ञता है या जानबूझकर करने वाली गलतियों का नतीजा है। और बुनियादी तौर पर इनकी जो समझ है अर्थव्यवस्था की, उस पर जरूर एक सवालिया निशान लगाता है। इस सरकार ने लोन के मेले लगाए, अभी थोड़े दिनों पहले भी निर्मला जी ने कुछ कुछ अनाउंस किया था, वो भी सब लोन को लेकर है। मुझे अपनी आय का पता नहीं है, मुझे अपनी नौकरी का विश्वास नहीं अगले महीने रहेगी कि नहीं, क्या मैं लोन लेने जाऊंगा। और इसीलिए जो इन्होंने एमएसएमईज को लोन बांटे उसमें से आधे से कम लोन ही अभी तक व्यय हो पाए हैं, अभी तक लिए गए हैं। ना निर्यात बढ़ाने का कोई काम किया गया, ना निवेश बढ़ाने का कोई काम किया गया, ना खपत बढ़ाने का कोई ठोस काम किया गया। तो खाली वादे और विभाजनकारी जो एजेंडा इनका है वो आर्थिक पुनरुत्थान में मदद नहीं करेगा। और हमारा यह भी मानना है कि अगर सरकार वाकई में आर्थिक स्थिति को सुचारू रूप से ठीक करना चाहती है तो प्राइम टाइम टीवी की सुर्खियां और पेज 1 में अखबारों की सुर्खियां के प्रबंधन से निकलकर वास्तविक आर्थिक प्रबंधन में अधिक समय दे। हमें यह भी डर है, और ये पहले हुआ भी है, अप्रैल में जब सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की डीए को फ्रीज किया था रिट्रोस्पेक्टिवली, उसको देखते देखते बहुत सारे प्राइवेट क्षेत्र ने, बहुत सारी सरकारों ने, राज्य सरकारों ने, जिसमें से यूपी नंबर 1 पर थी, इन लोगों ने फटाक से जाके वहां पे डीए फ्रीज किया था। हमें यह भी डर है कि इस बार भी निजी क्षेत्र को एक और कारण मिल गया है कि वो वेतन वृद्धि नहीं करेंगे, वो अप्रेजल्स नहीं करेंगे, और राज्य सरकारें इसमें से अपने जो कर्मचारियों की बढ़त को रोका गया था, अब राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों पर भी ऐसी पाबंदियां लागू होंगी। मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 बातें हैं जो पर्सपेक्टिव में और रखनी जरूरी है, कि इन्हीं सब का प्रमाण है, इन्हीं सब का नतीजा है कि हम दुनिया में 3 सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं से निकलकर अब 7 सबसे धीमी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गए हैं। सरकार सिर्फ कोविड के पीछे नहीं छिप सकती, क्योंकि इनके लोगों से जब आप बात करिए, इनके प्रवक्ताओं से बात करिए, कोविड का हवाला देने लगते हैं। हमारे यहां तो जो सड़ांध थी वो कोविड के पहले ही आ चुकी थी। 8 लगातार तिमाही, मतलब 24 महीने, मतलब 2 साल से लगातार हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ की दर थी वो घटती जा रही थी। लेकिन अब जो दिक्कत है वो ये दिक्कत नहीं है कि कैसे फिस्कल ईयर 17 से फिस्कल ईयर 20 तक जीडीपी की दर जो जीडीपी ग्रोथ रेट था वो आधा हो गया है। अब दिक्कत यह है कि पूरे जीडीपी की वॉल्यूम में संकुचन हो रहा है, और उसके चलते बहुत परेशानियों का सामना हमें करना पड़ेगा, जिसमें से रोजगार और बेरोजगारी नंबर 1 रहेगा। बजाय लोगों की आय को समर्थन करें, सरकार ने एक बार फिर से केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को, जो पीएसयूज हैं, उनके डीओ को फ्रीज करके अपनी मूर्खता का तो मैं कहूंगी ही, और अपनी असंवेदनशीलता का परिचय जरूर दिया है, और कहीं पर अपनी आर्थिक नासमझी को भी जग जाहिर किया है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसका जवाब सिर्फ प्रधानमंत्री जी दे सकते हैं। I will briefly make the same statement in English. The complete collapse of the Indian economy is not just due to Corona. That's very clear, because the rot had set in before Corona.
our GDP had been falling for 8 successive quarters. Our GDP growth rate had halved between fiscal year 17 and fiscal year 20. Now the volume of GDP is shrinking, and that is a big cause of concern. But amidst all of that, the government has taken yet another step that's going to deal a body blow to consumption and to demand. Yesterday, on the 19th of November, the government has decided that to freeze the additional installments of dearness allowance of employees of central PSUs now till about the 30th of June next year. Remember, this is going to impact nearly 15 lakh people working around 339 CPSUs. This follows the retrospective cut in DA that the government had done for central government employees, followed by many state governments, private sector in the month of April. You add to these problems the skyrocketing prices, the high inflation. Food inflation is at 11.6%. You add food inflation, add a freeze in dearness allowance, and the average salary cut tantamounts to about 11 to 12% for government employees, for so for central PSUs, for those working and serving in the Indian Army. This is a body blow to pensioners as well. It is also important to notice here that the freezing of DA of PSU employees is yet another sign of a sinking economy. It is clear that PSUs are not making money, and which is why the DA is being frozen. It is also clear that every section of the economy, every section of the Indian population is in trouble. Things are spinning out of control, and it is not just the unorganized sector or the 90% people employed there who are being affected, but now the central PSU workers, largely speaking, people who have assured income, are not being left untouched by the incompetent and colossal failure of mishandling the Indian economy. What the government has also lost sight of the fact is that this is largely the middle class. And by touching their incomes, by touching and freezing their DAs, they are also going to dent and dampen very, very weak demand and consumption. We want to ask this government that why are they not going and cutting discretionary expenditure? Why is there no review of the Central Vista project? Why is the government not talking about the bullet train? Why is the government not reducing 30% of its discretionary expenditure, which will amount to money of about 2.5 lakh crore rupees? So one doesn't know why the government isn't doing all of that. But this also shows that the government seems to lack the basic understanding of the economy. A, they don't acknowledge that there are problems. They have destroyed the economy. B, you are also now hurting the middle class and squeezing demand further. Each time you raise an economic issue, they thump their chest and say things are looking up, there are green shoots visible, GST revenues are robust. The reality cannot be farthest from this, because signs of acute slowdown and structural issues in the economy cannot be hidden by smart jibes, half-truths, and blatant lies. We also understand that unlike the states, and especially at the state level where Mr. Modi served for a very long time, fiscal management is very different for the center, because at the state it's just revenue and expenditure. Macroeconomic management at the central level is very different and perhaps a little more difficult. But after 6.5 years of being in power and of being the prime minister and of being in government, the government cannot hide behind inexperience. It cannot no longer claim to be naive. So the government has messed up the Indian economy and has presided over the demise of various sectors of the Indian economy. It is also important to notice here that the government keeps relying on liquidity. There is no liquidity problem in the Indian economy or in the system. One will not take loans because I'm not assured of my job, I'm not assured of my wages, but the government keeps insisting on organizing these loan mailers. They have done zilch to lift investment, to boost consumption, to lift exports. All that they resort to is lifting loans, and nobody is really taking loans, which is exactly why the money disbursed for the MSMEs was hardly taken up by the MSMEs. People do not want to take fresh liabilities in uncertain times like these. Instead of focusing on managing prime time headlines and perhaps page one headlines, the government should focus more on managing the economic front fault lines. We also fear that this move of the government of yesterday, where they are trying to freeze the DA of PSU employees, they have decided to do so, is going to trigger a salary cut in the private sector. It will trigger the state PSUs to take similar action, and in turn, demand will be further dampened. So it is a very vicious cycle that the government has set into motion. What more proof do we need of economic mismanagement than this, that we were
one of the 3 fastest growing economies in the world, we have today slipped to one of the 7th slowest slowing down economies in the world. The government cannot hide behind COVID. Like I said, it had the comorbidities in our economy existed pre-COVID. It was largely due to demonetization, faulty GST, a decision here, a decision there, mask tape, sort of policy making that this government has resorted to. But it is now worrisome that the Prime Minister alone can explain why is the government adding salt to injury and being insensitive on one hand and economically irresponsible on the other by further dampening demand and freezing DA. That's broadly the statement I wanted to make here. Happy to take your questions. आपके सवालों का स्वागत है. अपने सवाल पूछिए. सिद्धार्थ एएनआई से. सिद्धार्थ. हाँ, नमस्कार मैम. नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक मैम. मैम, एक आपकी बात का मैं लबोलुबाब समझना चाहूं तो क्या ये माना जाए आपके वक्तव्य की बात कि प्राइम मिनिस्टर एक इनएक्सपीरियंस तरीके से पूरी इकोनॉमी को देख रहे हैं? क्या कांग्रेस पार्टी वित्त मंत्री के जो काम करने का तरीका है उससे उसमें विश्वास नहीं है उनको? और क्या सीधा आरोप ये है आपका कि प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री की तरीके से जो है अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं? मैं सिद्धार्थ सबसे पहले तो कहूंगी इनएक्सपीरियंस नहीं, इनकॉम्पिटेंस है ये. अब आप 6.5-7 साल से सरकार में हैं तो आप इनएक्सपीरियंस के पीछे नहीं छुप सकते हैं. ये इनकॉम्पिटेंस है. हाँ, ये भी सच बात है कि स्टेट लेवल पर आप सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट करना पड़ता है. आपको डिमांड, आपको निवेश, आपको एक्सपोर्ट्स, आपको जो ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक साइकिल होती है, कमोडिटी साइकिल होती है, क्रूड ऑयल प्राइसेस होते हैं, ये सब भी देखना पड़ता है. आपको हर तरह से निवेश बढ़े, कंजम्पशन, डिमांड बढ़े, उस पर भी फोकस करना पड़ता है. और हमें ऐसा लगता है कि अपने 6.5 साल के और इनफैक्ट उससे ज्यादा के कार्यकाल में अभी तक सरकार ने ऐसा कोई सबूत नहीं दिया है कि सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है कि कैसे हमारे यहाँ डिमांड डिस्ट्रॉय हो गई, कैसे हमारे यहाँ उपभोग खत्म हो गया, कैसे हमारे यहाँ निवेश ठप पड़ा हुआ है. इस पर सरकार की मुझे लगता है कोई एक सुनियोजित स्ट्रैटेजी, जिसको स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कहते हैं, वो नहीं दिखती है. और जहां पर वित्त मंत्री के काम करने का तरीका है, मैं तो बार बार कहती आई हूं कि जब तक सरकार ये मूल बात नहीं समझेगी कि हमारे जीडीपी का 60% हिस्सा उपभोग है और जब तक उपभोग नहीं बढ़ेगा, जबानी जमा खर्च करके, लोन मेले लगाकर आप इकोनॉमी को नहीं सुधार सकते हैं. तब तक हम ऐसे आंकड़े, ऐसे डिसीजंस देखते रहेंगे, क्योंकि आप कहीं पर मास्क टेप यहां पे लगाइएगा तो कहीं और दिक्कतें खुल जाएंगी, तो आप जाके वहां पे लगाइएगा. और अब जो डिसीजन सरकार ने लिया है वो कहीं पर अनभिज्ञता दिखाता है और कहीं पर असंवेदनशीलता दिखलाता है कि जो लोगों की भाई एक ही तो वर्ग होता है जिसकी सुनिश्चित आय होती है. आपकी आय आएगी अगर आप सरकारी उपक्रम में काम कर रहे हैं, उस पर भी हर्ट करके आप उपभोग पर एक और गहरा प्रहार करने जा रहे हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि ये आने वाले समय में हितकारी तो नहीं होगा. एक विशियस साइकिल स्टेट्स के माध्यम से, प्राइवेट सेक्टर इससे क्यों लेगा, उसके माध्यम से जरूर चलाएगा. थैंक यू मैम. धन्यवाद. मैं आग्रह करूंगा अगला सवाल किसका हो. I don't think there are too many questions. मौसमी पूछना चाह रहे थे. मौसमी. हाँ, I have a question. I thought आपने मेरा नाम नहीं लिया तो. Hi Supriya. Hi मौसमी, tell me. एक्चुअली इससे रिलेटेड नहीं है पर काफी करंट है. सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी जो आपकी है वो चुनाव की प्रक्रिया की पूरी तैयारी कर रही है कांग्रेस में, जो अंदरूनी चुनाव होने हैं अध्यक्ष पद के लिए. तो पार्टी की तरफ से क्या नजरिया है, क्योंकि हालांकि इलेक्शन अथॉरिटी पूरी तैयारी कर रही है, क्या राहुल गांधी की वापसी तय है या ये एक तरह से लोकतांत्रिक ढंग से करने की कोशिश है चुनाव, कोई कंटेंडर भी खड़ा होगा, किस तरह से देखा जा रहा है? क्योंकि अभी राहुल गांधी एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे या फॉर्मर प्रेसिडेंट के तौर पे सभी जगह कैंपेन कर रहे हैं, सारा कामकाज भी देख रहे हैं. तो क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी की वापसी तय है? सबसे पहले तो राहुल गांधी ना एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर और ना फॉर्मर प्रेसिडेंट के तौर पर कैंपेन कर रहे हैं या सरकार को घेरते हैं. वो हमारे शीर्ष नेता हैं
और मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत अहम मुद्दे उठाते हैं और सरकार को घेरते हैं, और इसीलिए सरकार हर बार जब वो सवाल पूछते हैं और वाजिब सवाल पूछते हैं, सरकार बौखला जाती है और पूरी की पूरी सरकार अटैक में लग जाती है। पहला बात तो मैं ये कहूंगी। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि ये मुद्दा आया था और सीडब्ल्यूसी ने इस पर डिसीजन लिया है कि जनवरी के महीने में या उसके आसपास कोविड के चलते जैसी भी संभावनाएं बनती हैं, सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी जो इलेक्शंस कराती है कांग्रेस पार्टी में, उस पर मधुसूदन मिस्त्री जी उसके हेड हैं, उसकी तमामों मीटिंगें हो चुकी हैं और वो तैयारी में जुटे हुए हैं। क्योंकि एआईसीसी सेशन में ही ये तय होगा, हम लोग एआईसीसी सेशन का इंतजार करेंगे। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है ये हमें नहीं पता है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि राहुल गांधी जी हमारे प्रिय नेता तो हैं ही। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी आइडियोलॉजिकल थिंकिंग को उनसे बेटर कोई एस्पाउस नहीं करता है, और उनसे बेटर कोई आर्टिकुलेट नहीं करता है, उनसे बेटर कोई बोलता नहीं है, और वो हम सबके लिए किसी भी मुद्दे पर हमेशा से प्रेरणा रहे हैं और आगे भी रहेंगे। सुप्रिया, उसमें मैं पूछना चाह रही हूँ, राहुल गांधी तैयार होंगे क्या चुनाव लड़ने के लिए या नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए? क्योंकि ये बड़ा सवाल है ना, राहुल गांधी तैयार होंगे? हम सब लोग आशा करते हैं और हम सब लोग विश्वास रखते हैं कि राहुल जी इतने करोड़ों कार्यकर्ताओं की आवाज को सुनेंगे और जरूर हमारी अपेक्षाओं को पूरा करेंगे और इस पद को संभालेंगे और कार्यभार को आगे ले जाएंगे। Answer, Supriya, English, please. I will only say that there are congressmen and women across the country believe in Rahul Gandhi's leadership. We would be very, very glad to see him as the Congress president, and we hope that he will oblige and he will come back as the Congress president, because there is nobody better than Rahul Gandhi who espouses, who articulates our ideology, articulates the principles for which the Congress party stands. Thanks. राकेश कपूर जी पूछना चाहते हैं सवाल। राकेश जी। जी राकेश जी, आपका म्यूट पे है सर, म्यूट पे हैं आप। अनम्यूट करें राकेश जी। ओके ओके, हाँ अब अनम्यूट हो गया। हाँ सुप्रिया जी, जब सरकार अपने ही कर्मचारियों के वेतन को प्रतिबंधित करती है या फ्रीज करती है या कटौती करती है, तो इसका अर्थ ये होता है, जहां तक मेरी समझ है, कि एक इकोनॉमिक इमरजेंसी का दौर है, आर्थिक इमरजेंसी का दौर चल रहा है। ये कदम सरकारें तब उठाती हैं प्रायः। तो सरकार ये बात मानती है कि ये आर्थिक इमरजेंसी का दौर है, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली कदम नहीं आते हैं सरकार की तरफ से। सरकार क्रेडिट रूट से इसका समाधान ढूंढ रही है। आप का इस बारे में क्या कहना है? मेरा मतलब ये है, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं कि एक बहुत बड़ी आर्थिक संकट हमारे देश में है, और सबसे ज्यादा दिक्कत की बात यह है कि सरकार डिनायल में है। आर्थिक स्थिति जो है, हमारी अर्थव्यवस्था डूबती जा रही है, और जिसको इंग्लिश में कहते हैं थिंग्स आर स्पिनिंग आउट ऑफ कंट्रोल, एंड देयर इज एवरी टेलटेल साइन दैट टेल्स यू दैट थिंग्स आर स्पिनिंग आउट ऑफ कंट्रोल। द गवर्नमेंट हैज नो कंट्रोल व्हाटसोएवर ऑन कंजम्पशन, ऑन रेजिंग डिमांड, ऑन बूस्टिंग इन्वेस्टमेंट। तो सरकार क्या कर रही है? सरकार लोन मेले लगा रही है। लेकिन आप और मैं कॉमन सिटीजन है, और हम जानते हैं कि अगर हमारी आय का ही सुनिश्चितता नहीं है तो हम लोन लेने क्यों जाएंगे। और अगर स्थिति जैसे कि सरकार के लोग बताना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, इंडियन इकोनॉमी इज इन द पिंक ऑफ हेल्थ, तो आप जिन लोगों की सुनिश्चित आय है उस पर प्रहार क्यों कर रहे हैं? उस पर प्रहार आप इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एक आर्थिक संकट गहरा रहा है, और अगर आर्थिक संकट गहरा रहा है तो आपको पुरजोर तरीके से उसका मुकाबला करने की जरूरत है। और हम बार बार कहेंगे कि जब तक आप एक आय, जब तक आप एक इनकम सपोर्ट, जब तक आप लोगों के हाथ में पैसा नहीं डालिएगा, बात बनने वाली नहीं है। आज नहीं तो कल अंततोगत्वा आपको ये करना ही पड़ेगा, और अगर आप नहीं करिएगा तो जैसे बहुत सारी संस्थाओं ने कहा है, काफी सारे लोग, अबाउट 5 करोड़ लोग हमारे देश में गरीबी की सीमा रेखा के वापस नीचे चले जाएंगे। तो समय रहते सरकार को चेतना जरूरी है। जी धन्यवाद। थैंक यू। तरुण कालरा फ्रॉम टोटल टीवी। तरुण जी। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ गुड आफ्टरनून।
मैम, WHO की तरफ से कोविड के ट्रीटमेंट के लिए जो रेमडेसिविर का इस्तेमाल किया जा रहा है, WHO ने कहा है कि वो अभी प्रमाणित नहीं हुआ है कि सही ट्रीटमेंट है लेकिन भारत में उसका उपयोग किया जा रहा है। मुख्य विपक्ष के तौर पर आपकी क्या सलाह है कि भारत को WHO की गाइडलाइन या फिर उनके जो सुझाव हैं उनके ऊपर ही पालना करनी चाहिए? मैं तरुण जी बहुत ही रिस्पॉन्सिबली ये कहूंगी, क्योंकि ये एक टेक्निकल मैटर है और WHO गाइडलाइंस की जिसका आपने जिक्र किया, मुझे इतने ज्यादा डिटेल में पता नहीं है, तो मैं ऑन द रन इस पर टिप्पणी अपनी नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, जो भी ट्रीटमेंट होता है या जो भी चीजें यूज होती हैं, जो भी टेस्ट यूज होते हैं, वो गाइडलाइंस के अंतर्गत ही होने चाहिए। ये तो एक मानी हुई बात है। मैं इसलिए ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगी क्योंकि मैं इस विषय में बहुत ज्यादा जानती नहीं हूँ और ये एक टेक्निकल विषय है, इस पर टिप्पणी करना मुझे लगता है अनुचित होगा। एक महामारी का दौर है और इस पर ऑन द रन टिप्पणी करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। मैम, मेरा एक सवाल हो रहा है, प्रणव जी, इफ आई एम अलाउड। जी हाँ, गो अहेड। मैम, मैडम, अंतरिम अध्यक्ष की तबीयत के प्रति सभी चिंतित रहते हैं। आज सुबह ही एक प्रमाणित जानकारी तो नहीं है, लेकिन सामने आ रहा है कि शायद मैम को स्वास्थ्य कारणों से कहीं शिफ्ट किया जा सकता है या फिर डॉक्टरों की सलाह पर वो कहीं दिल्ली से अलग किसी ऐसी जगह पे जहां पर उनका संक्रमण ज्यादा ना फैले। तो डू यू कंफर्म सच डेवलपमेंट? नहीं, संक्रमण की बात नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मैम को अस्थमा की दिक्कत है, जो सांस की प्रॉब्लम हो जाती है और स्पेशली पोल्यूशन के चलते जो हो जाती है, ये उनकी एक लॉन्ग स्टैंडिंग दिक्कत रही है। और प्रदूषण क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा होता है दिल्ली में, स्मॉग सेट इन हो जाता है और विंटर्स के आने में जब उनकी पिछली बार थोड़ी तबीयत खराब हुई थी तो डॉक्टरों की सलाह ये थी कि वो थोड़े लंबे समय के लिए, थोड़े टाइम के लिए दिल्ली से थोड़ा दूर शिफ्ट हो जाएं, जिससे कि जो पोल्यूशन के चलते दिक्कत होती है वो उनको ना हो। उसी के चलते वो शिफ्ट हुई है। उनके कार्यालय से हम पता करके बता सकते हैं और जानकारी, लेकिन ये अभी मेरे पास जानकारी है। थैंक यू सुप्रिया जी। थैंक यू। सिद्धार्थ, आप क्या कोई और भी सवाल है आपका? सर, इस विषय से हटके आपके सुओ मोटो से हटके सवाल है। जी जी। मैम, बिहार की और बाई इलेक्शंस की के नतीजों का मंथन आपकी पार्टी में चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ नेताओं की बयानबाजी और छीटाकशी एक दूसरे पे साफ दिखाई दे रही है। कुछ दिनों पहले ही शुरुआत हुई थी पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के बयान से, और आज ताजा बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं, जो पूर्व नेता रहे हैं कांग्रेस संसदीय दल के, कांग्रेस के लोकसभा के अंदर, तो उनका कहना है कि जो नेता आज सवाल उठा रहे हैं 90% टिकटें उनके कहने से दी जाती हैं, उन्होंने अपनी स्टेट्स में क्या काम किया है वो बताएं। तो साफ तौर पे आमने सामने नेता दिखाई दे रहे हैं हार के ऊपर, और कुछ नेता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, कुछ सिस्टम को, तो कुछ नेता जो सवाल उठा रहे हैं उन्हीं को निशाना बना रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? तो इसका सवाल मैं आपको, इस सवाल का जवाब मैं दो तरीके से देना चाहूंगी। और पहला तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि कांग्रेस जो है वो एक बड़ी जीवंत ऑर्गेनाइजेशन है, और शायद क्योंकि हमारी एक बड़ी भूमिका रही है आजादी के आंदोलन के दौरान, और वाद विवाद, संवाद, डिसएग्रीमेंट्स, वी अग्री टू डिसएग्री हमारी पार्टी में काफी ज्यादा होता है कि ये इंटरनल डेमोक्रेसी का कहीं ना कहीं परिचायक है। तो कई बार मतों पर, कई बार चीजों पर लोगों के अलग अलग मत हो सकते हैं, और मुझे लगता है ऐसा एक डेमोक्रेटिक सेटअप में होना अच्छी बात होती है। दूसरा, जहां तक आपने कुछ लोगों का और कुछ वक्तव्यों का उल्लेख किया, तो मैं सिर्फ ये कहूंगी कि सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी, जैसा कि अभी आपकी ही एक सहयोगी ने बताया था यहाँ पर, और हम आपके फिर से बताना चाहते हैं, सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी एक अधिवेशन पे काम कर रही है जो कि पिछले बार सीडब्ल्यूसी में डिसाइड हुआ था। सीडब्ल्यूसी हमारी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, और मैं बहुत छोटे होने के नाते ये जरूर कहूंगी कि हाँ, एक दौर से हम गुजर रहे हैं और एक जीवंत पार्टी है तो अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हर कांग्रेस की युवती या युवक को, हर कांग्रेस को चाहने वाले को इस समय पार्टी को मजबूत करने के लिए, काडर को मजबूत करने के लिए काम करना है, और हम सब उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। जहां तक इंट्रोस्पेक्शन की बात कही आपने, ये हमारी सेंट्रल जो हमारी सीडब्ल्यूसी है, जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वो करेगी ही। और आपने पहले भी देखा है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट को असिस्ट करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी वो निरंतर और लगातार रेगुलर इंटरवल्स पे मिलती रही है, और वो उनको असिस्ट करती है डिसीजन मेकिंग में, और उनको चीजों से अवगत कराती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जीवंत पार्टी में ऐसा संवाद कोई बुरी बात नहीं है।
और मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूं क्योंकि मैं कांग्रेस से हूं, पर अगर ऐसा संवाद आपको भाजपा में कहीं होता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां पर एक ही व्यक्ति का डिक्टेट चलता है और बाकी सबको मुंह पर पट्टी बांध के बैठी रहनी होती है, मुझे लगता है वो गलत है। और जो हमारे यहाँ है एक संवाद की ओर करता है, लेकिन हाँ, जितना वक्त हम लोग संवाद में बिता रहे हैं, शायद हमें अपनी पार्टी को और मजबूत करने में भी बिताना चाहिए। मैम वही बात है मैम, संवाद की ही बात कर रहा हूँ कि अगर ये बिल्कुल कांग्रेस कहती है कि इंटरनल डेमोक्रेसी है, सब अपनी बात रखते हैं, लेकिन बात रखने के लिए ऐसा क्यों हो रहा है कि उन्हें पब्लिक फोरम अपनाना पड़ रहा है? पार्टी के फोरम पे क्या उनको बात करने का मौका नहीं दिया जा रहा है कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप हो रहा है, तो वो पब्लिक में क्यों हो रहा है? आपके पार्टी प्लेटफॉर्म पे वो क्यों चीजें नहीं, बाहर? ऐसा नहीं है कि उनको पब्लिक पे वो करने को बाध्य हैं और उनको इंटरनल पार्टी फोरा पे कोई बात कहने का मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन मैंने कहा कि हम एक जीवंत ऑर्गेनाइजेशन, और अगर लोग अपनी बात किसी भी माध्यम से और कहीं पर भी रखना चाहें, इस पर मैं बहुत ज्यादा तीखा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। मुझे ऐसा लगता है सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी काम कर रही है, अधिवेशन होना है और वो जल्दी ही होगा। शुक्रिया मैम। थैंक यू। राकेश जी, आपकी अनुमति हो तो हम समाप्त करें। आपने अनम्यूट किया हो अपने आप को। हाँ, मैं बिल्कुल समाप्त कर लें। हाँ जी। मेरा एक सवाल है छोटा सा, कि ये जो लव जिहाद का जो चल रहा है, सुप्रिया जी युवा हैं और युवा पीढ़ी को जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं, तो ये बताएं कि ये बार बार जो है वो एक से दूसरा, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से सलाह कर रहे हैं, और कल जो है वो मध्य प्रदेश और कर्नाटक और हरियाणा, ये लव जिहाद के खिलाफ लगातार कानून बनाने की बातें राज्य सरकारें कर रही हैं। इस पर राकेश जी की आवाज मत आना चाहिए जी। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं खुश हूं कि आपने मुझे युवा मान के ये सवाल पूछा, पर इस सवाल का जवाब तो कोई भी लोकतंत्र में जरूर देना चाहेगा। अब हम क्या खाएंगे, कैसे सोएंगे, किसके साथ शादी करेंगे, किसके साथ ब्याह रचाएंगे, किसके साथ प्यार करेंगे, ये सरकारें तय करेंगी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और इसका बिल्कुल सटीक जवाब अभी थोड़ी देर पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने दिया है, और उन्होंने कहा है कि ये सब फिजूल की बातें हैं। और मेरा अपना मानना है, मैं तो उत्तर प्रदेश से आती हूँ, कि जितना टाइम योगी आदित्यनाथ जी ये विभाजनकारी बातों के लिए, उल जलूल की बातों में अपना बिताते हैं, उसका आधा टाइम भी अगर वो कानून व्यवस्था को संवारने में लगा दें तो शायद कुछ कर पाएंगे उत्तर प्रदेश में। क्योंकि उत्तर प्रदेश धीरे धीरे देश की आपराधिक प्रदेश बनता जा रहा है, अपराध की कैपिटल बनता जा रहा है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि थोड़ा ध्यान वो सही चीजों पर लगाएं और गलत चीजों से ध्यान अपना हटाएं। मुझे ऐसा लगता है एक स्वतंत्र देश में अगर दो वयस्क किसी से भी शादी करना चाहें, किसी से भी मोहब्बत करना चाहें, इसकी उनको आजादी होनी चाहिए। ये तो लोकतंत्र का हक है, और ये सिर्फ विभाजनकारी नीतियों के चलते ही भाजपा की बातें हैं। अगर उनसे आप पूछ लीजिए महिलाओं के राइट्स पर तो कुछ नहीं बोलेंगे, उनसे पूछ लीजिए महिलाओं के बढ़ते अपराध पर तो उनके पास दिखाने को कुछ नहीं है। लेकिन इस पर वो जबानी जमा खर्च कर रहे हैं, और ये आप भी जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है।